हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं और जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो अपना कोर्स चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इसके अलावा भी जो भी कंपनियाँ आप सभी को पता है और आप लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैं जहाँ भी काम किया हूँ और मेरे दोस्त वगैरह जो भी रिलेटिव हैं और जो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूँ और वो वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो आप सभी को वीडियोस बनाता हूँ मैं आप सभी के लिए आपके स्किल को एनहेंस करने के लिए, जैसे कि डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट है, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है वो तो चलो अलग है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आप सभी को हेल्प कर सकता है आपको जॉब पाने में, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, तो वो चीज़ें मैं आप सभी के लिए लेके आते रहता हूँ। मैं आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हूँ बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसका मैंने आप सभी को एक वीडियोस प्रोवाइड किया था जिसमें मैं आप सभी के लिए उसको सभी चीज़ों को इंट्रोडक्शन दिया था कि कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, कैसे कैसे पढ़ने वाले, सभी चीज़ें मैं आप सभी को बताया। आज डे 1 है जिसमें हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग का परिचय और औद्योगिक सुरक्षा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डे 1 है, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और सभी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। इसके अलावा ये जो कोर्सेज है ITI और डिप्लोमा, यानी कि जो भी कैंडिडेट ITI की हुई है मैकेनिकल ट्रेड से, ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, और डिप्लोमा में आपने मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, मेंटेनेंस से, क्वालिटी से, किसी में भी मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है और इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल या फिर और भी किसी ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड से किया हुआ है, तो आप सभी के लिए कोर्स जो है हेल्पफुल है। तो मैन्युफैक्चरिंग का परिचय जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग की जब हम लोग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को जानने का प्रयास करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा को समझिएगा आप सभी लोग, परिभाषा समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल को मशीनों और श्रम ऊर्जा से उपयोगी फिनिश गुड में बदलना ही क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। यानी कि यूँ हम समझे कि कोई भी पदार्थ जो रॉ मटेरियल से लेकर के हमारे उपयोग के लिए जो बनने तक की जो प्रक्रिया है, यही क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसके परिभाषा को समझ लिया होगा। और जैसे कि यहाँ पे मैं आप सभी के लिए एक एग्जांपल सेट किया हूँ और इसको समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है? रॉ मिल्क आता है, यानी कि गांव में आप सभी लोगों के आसपास में जो छोटे बड़े डायरी है, वहाँ से मिल्क कलेक्ट करके बड़े डायरी में जाता है और यहाँ मिक्स टैंक में मिक्स किया जाता है। उसके बाद होमोनाइज़र में ठंडा किया जाता है, हीट एक्सचेंजर में जो ठंडा गर्म करने का प्रोसेस होता है उसको किया जाता है, फिर उसके बाद पास्चुराइजर में पास्चुरीकृत किया जाता है, उसके बाद कूलर में ठंडा किया जाता है और एगिन में स्ट्रॉन्ग करके वैट के थ्रू और करके उसके बाद आगे फ्रीजिंग में जमाया जाता है। जमाने के बाद जो है उसको आगे की ओर पैकेजिंग किया जाता है। जब उसको पैकेट में डब्बा में बन जाता है तो उसको पैकेजिंग किया जाता है और पैकेजिंग करके हार्डनिंग करके आप सभी को जो है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से और भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि आप सभी ने बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा कि बिस्किट कैसे बनता है, कार कैसे बनता है, मोटरसाइकिल कैसे बनता है। तो ये सभी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट है। अब मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है? यानी कि हमारे देश में कई सारे सेक्टर हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोर इंडस्ट्री, ये क्या है? सेक्टर है। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक सेक्टर है, इंडस्ट्री है। तो इनका क्या है? देश के लिए कुछ इम्पोर्टेंस है, महत्व है। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है देश की GDP और आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार है। देश में जो विकास होता है और GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अभी इंडिया के GDP कितना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। 5 ट्रिलियन है मेरे हिसाब से, मैंने जो पढ़ा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, और कितना है एग्जैक्ट आप लोग बताइएगा।
तो आर्थिक वृद्धि और विकास का मुख्य आधार है। तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब भी लगता है तो टेक्निकल स्किल का क्या होता है, सृजन होता है और नए रोजगार के क्या होते हैं, अवसर उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे जॉब क्रिएट होता है, बहुत सारे लोगों को स्किल सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से स्किल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है। तो इस प्रकार से आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझ गया और क्या होता है इसको समझ लिया आपने। अब आज ये उत्पादन पद्धतियों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला जो आता है इसमें जॉब या शॉप प्रोडक्शन। ये क्या होता है कि इनमें जॉब या शॉप प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन कम मात्रा में होता है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, विविधता पाया जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए जब हम समझे कस्टम गियर टूल मेकिंग, तो गियर जो बनता है तो गियर में क्या होता है, हर एक गियर का क्या होता है, अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है और उसमें कई सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। उसी प्रकार से टूल मेकिंग में जब हम बात करते हैं तो टूल क्या होता है, कम बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, जॉब या शॉप प्रोडक्शन के अंदर। आप सभी को कहीं पे भी पूछे जॉब प्रोडक्शन या शॉप प्रोडक्शन क्या होता है, तो उसको ऐसे कहेंगे कि कम मात्रा में प्रोडक्शन होने वाले और अधिक विविधता जिसमें पाए जाते हैं, वही क्या होता है, शॉप प्रोडक्शन होता है। तो जिससे कि मैंने आप सभी के लिए एक इमेज भी लगाया है गियर का। ये शॉप स्पोर गियर है, स्ट्रेट गियर है, स्पाइरल गियर है, वर्म गियर है, हेलिकल गियर है, हैरीबोन गियर है। ये टाइप ऑफ गियर है। गियर में कई सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो आपने जॉब या शॉप प्रोडक्शन को समझ लिया। अब आज ये बैच प्रोडक्शन क्या होता है। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि मध्यम मात्रा और विविधता। इसमें बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, तो प्रोडक्शन मीडियम में होता, ना तो कम होता ना ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, विविधता पाई जाती है। जैसे कि दवाइयाँ वाली जो भी कंपनियाँ होती है, आप सभी को पता है कि दवाइयाँ कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से पेंट कंपनी है, जैसे कि बर्गर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, शालीमार पेंट्स हो गया। तो ये पेंट बनाने वाली कंपनियाँ हो गया, ये बैच प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। बेकरी बनाने वाले जैसे कि केक और भी कई सारी खाने पीने की चीज़ें, पेस्ट्रीज वगैरह, ये सभी क्या होता है, बैच में प्रोडक्शन किया जाता है। दवाओं में नहीं होता। आपने देखा होगा कि बैच किस बैच का है, तो ये सभी क्या होगा, बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट हो गया तीसरा जो है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि विशाल पैमाने पर मानक उत्पादन, यानी कि कोई भी पदार्थ जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता हो। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हीरो के बाइक प्लांट में देखा होगा कि बहुत सारे गाड़ियाँ एकदम से धड़ल्ले से बनते जाता है, तो उसे हम लोग मास प्रोडक्शन बोलते हैं। और कार प्लांट में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो चाहे मारुति का हो गया, चाहे होंडा का हो गया, तो ये सभी किसके अंदर आता है, मास प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो आता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में इसमें क्या होता है कि 24 घंटे बिना रोके चलने वाले उत्पादन। उदाहरण के लिए जो ऑयल रिफाइनरी होता है, इसमें क्या होता है कि 24 घंटे एकदम मशीन चलता ही रहता है। तो ये क्या किस में आ जाता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन अलग है, बैच प्रोडक्शन अलग है, जॉब प्रोडक्शन अलग है, या शॉप प्रोडक्शन जिसको एक ही बोलते हैं। तो आपने कितने प्रकार के प्रोडक्शन है इसको समझ लिया, मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसको समझ लिया। अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और कई जगह आप सभी को एग्जामिनेशन में पूछेगा भी, औद्योगिक सुरक्षा, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है और इनके सेफ्टी के रूल्स क्या होते हैं। कई सारी जो जापानी कंपनी है उनका जो मोटो भी है, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। इसको मैं एक इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सभी समझेंगे और ये समझने के बाद आप सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा। बी सेफ, एक्ट सेफ, यानी कि सुरक्षित रहिए और सावधानी से काम कीजिए। यहाँ पे आप सभी को 3 कंडीशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ और इनमें तीनों कंडीशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसको समझिएगा, आप सभी का नज़रिया समझने का चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा। अनसेफ एक्ट
लोगों के द्वारा जो कुछ अनसेफ एक्टिविटी शॉप फ्लोर के अंदर किया जाता है, और दूसरा है अनसेफ कंडीशन, और तीसरा है सेफ कंडीशन, कैसे किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जो रूल रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, जो एक्सेप्टेबल है, जो आप सभी को बिना खतरा पहुंचाए आप सभी को काम करने में मदद कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे टूटा हुआ टूल है या फिर कुछ भी है, उसको हैमर से चोट दे रहा है, तो ये क्या है, अनसेफ एक्टिविटी है जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे समझिए हॉर्न स्प्रे डिस्ट्रैक्शन, इसमें क्या है कि इधर से दो आदमी आगे खड़ा है और उस सामान को आगे की ओर धक्का लगा रहा है, ये भी क्या है, अनसेफ एक्टिविटी है। और तीसरा यहाँ पे समझिएगा वर्किंग एट हाइट विदाउट हार्नेस, यानी कि लोग कई बार क्या होता है कि कुछ ऊपर हाइट में काम करना है, कुछ बल्ब लगाना है, कुछ कोई तार जोड़ना है, कोई पाइप जोड़ना है, तो विदाउट जो प्रोसेस दिया गया है उसके वगैरह उसके बिना ही क्या करते हैं, काम को शुरू कर देते हैं, तो वो सब क्या है, अनसेफ एक्टिविटी है। अनसेफ कंडीशन क्या होता है, ओवर लाइटनिंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग चल रहे होते हैं शॉप फ्लोर के अंदर और कई आसपास की चीज़ें, ऑयल गिरा होता है, कहीं कोई तार लटक रहे होते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी इशू होती है। और दूसरा ये अनप्रोटेक्टेड मशीनरी, कई बार क्या होता है जो मूविंग पार्ट वगैरह होते हैं, चाहे व्हील्स हो गया, गियर्स हो गया, ये सभी क्या है, अनसेफ कंडीशन है। अगला जो फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कई बार क्या होता है कि तार कटा हुआ है, सेफ्टी वाले उसे देख के जा रहे हैं, फिर भी उसको क्या होता है हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन है। सेफ कंडीशन क्या है, सेफ्टी के जो नॉर्म्स वगैरह बताए गए हैं उसमें है कि ऑलवेज वियर द करेक्ट पीपीज, यानी कि जब भी आप काम करते हैं शॉप फ्लोर में तो आप सभी को जो चाहे पर्सनल सेफ्टी हो गया, चाहे मशीनरी सेफ्टी हो गया, तो जो भी आप सभी के लिए पीपीज डिसाइड किया गया है, चाहे वो सेफ्टी गूगल्स हो गया, फेस मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, ग्लव्स हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। फॉलो लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर, कई बार क्या होता है कि मशीन के अंदर हम कोई सारे मेंटेनेंस के काम करते हैं और मेंटेनेंस का काम करने के दौरान क्या जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है लोटो का, वो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम लोग को क्या करना है, उनको यूज़ करना है। ये करेक्ट जो है स्टैंडर्ड बनाया गया। कीप वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि जहाँ भी हम लोग काम करते हैं उसको साफ़ सुथरा रखें और ऑर्गेनाइज सुसज्जित तरीक़ा से। जैसे कि मान के चलो आपने कोई बोल्ट लगानी है और उसको टॉर्किंग करना है, तो आप सभी का जो टॉर्क रिंच हो गया, बोल्ट हो गया है, उसको काइजन करके अपने ऑर्डर में सेट कर लीजिए ताकि आप सभी सेफली काम कर पाए। फॉलो ऑल पोस्टेड सेफ्टी साइन एंड इंस्ट्रक्शन, कई बार क्या होता है कि जहाँ भी हम लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होता है, जो आप सभी को OPS में हो गया, WIS में हो गया और SOP जो भी हो गया, इन सभी में जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया गया है हम क्या करते हैं, उनको बाईपास करते हैं। तो कृपया करके आप लोग जहाँ भी काम करते हैं आप उनको बाईपास ना करें और सभी सेफ्टी प्रोसेस को फॉलो करें। ये महान लोगों के द्वारा, जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, उनके द्वारा बनाया गया ये रूल रेगुलेशन है। उम्मीद है आप सभी को ये तीनों कंडीशन समझ में आया होगा और आप लोग जो है जब भी काम करेंगे मशीन में, शॉप फ्लोर में, आप सभी को जो भी कंडीशन दिखे, मान के चलो कोई भी है, आप सभी का इंजीनियर है और आप सभी को फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग दिखता है, तो आप सभी को वहाँ काम नहीं करना है। आप सभी को सीनियर जो TL हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, उसको बताना है, फिर वो उस पर काम करेंगे, फिर देन आपको अपने काम को शुरू करना है। तो ये सभी सेफ चीज़ें हैं, सेफ्टी की चीज़ें मैंने आप सभी को बताया और उम्मीद है कि समझ में आया। आगे जो आइए दुर्घटना का जो मुख्य कारण होता है, इसी चीज़ों को मैंने लिखित फॉर्मेट में बताया है। कारण क्या होता है, असुरक्षित कारण, अनसेफ एक्टिविटी, जैसे कि लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग ना करना, जो सेफ्टी है, जिससे कि आप सभी लापरवाही। कई बार क्या होता है कि कोई वोल्ट खुला हुआ है और फिर भी हम क्या करते हैं, काम किए जा रहे थे,
तो ये सभी क्या हो, लापरवाही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जिससे कि अनसेफ एक्टिविटी सेफ्टी इशू बन के आ जाता है। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग ना करना, जो भी सेफ्टी पीपीज डिसाइड किया गया है उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये असुरक्षित अनसेफ एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। अनसेफ कंडीशन क्या होता है, खराब रोशनी, बिना गार्ड वाली मशीनें, तैलीय फर्श। कई बार जो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि हम लोग शॉप फ्लोर में जाते हैं, वहाँ पे रोशनी नहीं होता है, ये अनसेफ कंडीशन है। बिना गार्ड वाली मशीनें, कोई मूविंग व्हील हो गया, कहीं पे फर्श पे तेल या कूलेंट गिरा हुआ है फिर भी हम लोग उस पर चल रहे होते हैं, ये सब क्या है, अनसेफ कंडीशन है। सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ क्या है, जो है स्वयं की सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा, मशीन सेफ्टी, कार्यस्थल सुरक्षा, वर्क प्लेस सेफ्टी। इसको जैसे कि जब हम समझें पर्सनल सेफ्टी में जैसे कि पीपीज हो गया, मशीनों के सेफ्टी में जैसे कि फोटो गार्ड सेंसर हो गया, जो भी उसके प्रोटेक्टिव कवर वगैरह हो गया, वो सभी क्या है, मशीनों की सेफ्टी हो गया। कार्यस्थल की सुरक्षा, फ्लोर क्लीन हो, ये सभी चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लगे हुए हो, लाइटनिंग हो, ये सभी चीज़ें मशीन के 3 सुरक्षा के 3 मुख्य जो है स्तंभ है। लोटो सिस्टम क्या होता है कि रख रखाव के दौरान जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, मशीनों की अनापेक्षित ऊर्जा आपूर्ति रोकने की प्रक्रिया। कई बार क्या होता है कि हम मशीन के अंदर जो है मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं और मशीन चालू होता है। आप सभी को नहीं पता होगा, ये जो कंपनियां में मशीनें लगी होती है बहुत ज़्यादा हाई कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन वाली मशीनें होती है। उससे क्या होता है कि ऊर्जा का खपत होता है। तो कृपया करके जब भी आप लोग काम करते हैं या फिर आप सभी को कहीं भी शॉप फ्लोर में दिखता है कि विदाउट लोटो का जो है काम चल रहा है, तो आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि कृपया करके आप लोग लोटो लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि एनर्जी का सेविंग होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आप सभी ने नाम सुना ही होगा और ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मेरा भी टॉपिक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये क्या होता है इसको समझिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये 3-4 चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया जैसे कि हेलमेट हो गया, ईयर प्लग हो गया, एप्रन हो गया, गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया। हेलमेट क्या करता है, आपके सर में चोट लगने से बचाता है। ईयर प्लग क्या करता है कि कहीं भी किसी भी शॉप फ्लोर के अंदर जब हाई नोज वाले यानी कि उच्च ध्वनि, हाई साउंड वाले काम चल रहे हैं, मशीन चल रहे हैं, और उनसे क्या होता है कि आपके कानों पे असर होता है, तो उससे बचाने के लिए आप सभी को एयर प्लग दिया जाता है। शरीर के आवरण, मान के चलो कोई डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, कोई केमिकल का काम चल रहा है, तो वहाँ जो भी पीपीज जो आप सभी को बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, तो आप सभी उनको पहना कीजिए। सेफ्टी गॉगल्स क्या करता है कि जो भी माइक्रो पार्टिकल हो गया, चिप्स वगैरह हो गया, जब हम लोग एयर मारते हैं तो हमारे आँख में ना जाए, आँख के बचाव के लिए हम लोग सेफ्टी गॉगल्स। दस्ताने हैंड ग्लव्स केमिकल हो गया, कुछ पार्ट को उठाना बैठाना हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना आना हो गया, ये सभी चीज़ें को जब हम लोग मूवमेंट करने के लिए करते हैं तो हैंड ग्लव्स का पहन के इस्तेमाल करना चाहिए। और सेफ्टी शूज़ जो है आप सभी को पैरों की सुरक्षा करता है, चूँकि शॉप फ्लोर के अंदर हो गया, कंपनी के अंदर हो गया, बहुत सारे मशीन लगे होते हैं, हर एक जगह क्या होता है ठोस पदार्थ के बने होते हैं वो, तो उसमें क्या होगा कि यदि विदाउट आप सेफ्टी शूज़ के काम करेंगे तो आपके पैरों में चोट लगने के संभावनाएं बनी रहती। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमेशा जो है सुरक्षा उपकरणों का जो है पीपीज का प्रयोग करेंगे और दूसरे को भी पीपीज उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये था हमारा पीपीज के बारे में। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हेलमेट करता है, क्या करता है, आपको सिर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई चीज़ें हो। सफ़ेद हेलमेट आप सभी को सुपरवाइजर के लिए और पीला हेलमेट वर्कर के लिए इस्तेमाल होता है। गॉगल्स क्या करता है, चेहरे की सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा करता है। सेफ्टी गॉगल्स, वेल्डिंग शील्ड, ये सभी आँखों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एयर प्लग, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि
85 dB से अधिक शोर वाले स्थान पर एयर प्लग का इस्तेमाल। dB क्या होता है इसको समझ लीजिए। डेसिबल होता है, ध्वनि का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है कि जब भी आप सभी को 85 से ऊपर किसी भी स्थान पे काम कर रहे हैं, आप सभी शॉप फ्लोर में 85 से ऊपर है तो वहाँ पे आप सभी को सुपरवाइज़र प्रोवाइड करता ही। और वैसे भी आप सभी को यदि फील हो कि हमें ज़्यादा आवाज़ लग रहा है तो आप सभी इंचार्ज से बात कर सकते हैं और उनसे एयर प्लग लेके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हैंड ग्लव आपके क्या करते हैं, हाथों की सुरक्षा करता है। जो शार्प पार्टिकल हो गया, पार्ट कंपोनेंट हो गया, उसको उठाते हैं तो जिससे कि हमारे हाथ में कोई खरोच ना आए, चोट ना लगे। ये सब चीज़ें मैंने आप सभी को बताई। अब आज ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है, कार्यस्थल में आग से बचाव। आप सभी ने देखा ही होगा अभी क्या है कि वैसे भी हमारे कंट्री में भी और कंपनी के अंदर भी, देश में भी, और जो हमारे इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या होता है कि कई सारे मशीनें चलती है। मशीनें चलती है तो वहाँ पे क्या हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है कि आग लगने की संभावना रहती है, गर्मी होती है। तो जब भी आपको इस प्रकार से कुछ भी देखे तो आप सभी को फायर सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, जो कंपनी के द्वारा भी दिया जाता है और मैं भी बता देता हूँ आज आप सभी को। आज के बाद उम्मीद है आप सभी समझ पाएंगे इसको, फायर सेफ्टी क्या होता है और इसके बारे में क्या होता है। आग क्या होता है कि फायर इज़ ए रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट प्रोसेस हीट, लाइट, स्मोक एंड वेरियस गैसेस। जब भी आग लगता है तो आप सभी को पता है कि ये बहुत तेज़ी से लगता है, और जब भी आग लगता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और धुआं उत्पन्न होता है, और शॉप फ्लोर के अंदर सभी चीज़ें पैक होती है। तो आग जब भी लगता है तो खतरा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यह आग लगता कैसे है, इसको हम लोग फायर ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं। फायर ट्रायंगल में जब हम की बात करते हैं, इनमें फायर ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, और फायर ट्रायंगल में भी 3 चीज़ों मिल करके आग बनाते हैं। इसमें ईंधन की, ऊष्मा की और ऑक्सीजन तीनों मिल करके आग का, फायर ट्रायंगल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। ऊष्मा क्या करता है, जलाता है। और उसी प्रकार से फ्यूल जो है उसको भी मदद करता है। अब आज एक कॉमन जो सामान्य कारण होते हैं आग के, वो किस किस कारण से होता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, कई बार स्मोकिंग हो गया, ओपन फ्लेम्स हो गया, हॉट सरफेस हो गया, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। अब इसको समझिएगा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कई बार क्या होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट वायर का कनेक्शन होता है और वहाँ से चिंगारियाँ निकलते रहता है, हम उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और उनसे आग लगती है। स्मोकिंग क्या होता है, कई बार वर्करों को, चाहे जो भी ऑफिसर वगैरह भी, उसे पता होता है कि हमें शॉप फ्लोर के आसपास जो है स्मोकिंग नहीं करना है, फिर भी वो लोग करते हैं, जिससे कि आग लगने की खतरा रहती है। आग का कहीं इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो ओपन एरियाज़ में हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, आग लगने के चांसेस रहते हैं। हॉट सरफेस यानी कि कोई ऐसा सतह जहाँ पे मशीन चल रही है, कोई काम हो रहा है हॉट से रिलेटेड, और उनको हम लोग कूल नहीं करने की प्रोसेस नहीं अपना रखे हैं, उससे भी इससे आग लगने के कारण होता है। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, कई बार जो ज्वलनशील पदार्थ होता है जिससे कि आग लगने की संभावनाएं होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कंपनी में यूज़ होता है, जो भी ऑयल वगैरह यूज़ होता है, पेंट वगैरह यूज़ होता है, तो उनका प्रॉपर स्टोरेज ना होना। अब फायर 4 प्रकार के मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, कौन कौन से है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। क्लास ए में ऑर्डिनरी कंबस्टेबल, यानी कि जैसे कि लकड़ी, कागज़, कपड़े, प्लास्टिक, इनसे लगने वाले आग क्या होते हैं, क्लास ए में आते हैं। और अब आ जाइए क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि जो भी पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इन सभी चीज़ें से लगने वाले आग क्लास बी के अंदर आते हैं। क्लास सी, इलेक्ट्रिकल फायर्स,
क्लास सी के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर्स जो इलेक्ट्रिकल यूनिट से लगने वाले आग जो होते हैं क्लास सी के अंतर्गत। क्लास डी के अंदर कंबस्टिबल मेटल यानी कि जो भी ठोस पदार्थों से लगने वाले, और क्लास एक और होता है के, जिसमें कुकिंग ऑयल्स और फैट किचन के अंदर कई बार बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जो आग लगते हैं, ये सभी क्लास के अंतर्गत आते हैं। एक और चीज़ें जो आप सभी को याद रखना है, फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि किस प्रकार के आग के लिए किस फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करना है, मैं आप सभी को आगे बताऊंगा उसके बारे में। अभी यहाँ पे ये चीज़ें समझ लीजिए। फायर में आप सभी को कुछ चीज़ें जो यूज़ किया जाता है, पास मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें PASS, इसमें जब भी फायर आग लगता है और आपके आसपास फायर एक्सटिंग्यूशर रखा है, फायर एक्सटिंग्यूशर मीन्स कि आग बुझाने वाले उपकरण है, तो आपको कैसे चलाना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, उसको उठाना है और पिन को पुल द पिन यानी कि पिन को निकालना है। एम द बेस ऑफ फायर यानी कि आग के आधार को टारगेट करना है। बस पहला एस से स्क्यूज यानी कि हैंडल को दबाना है, और नेक्स्ट जो एस है उससे साइड टू साइड यानी कि उसके इर्द गिर्द से हम लोग क्या करना है, उस पर छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल। अब आग लगता है तो उस टाइम क्या करना है आप सभी को, जब भी मान के चलो कोई कहीं किसी जगह पे आग लग ही गया है, तो अब क्या करना है आप सभी को। तो जब भी आग लगे कीप काम एंड राइज द अलार्म, तो आप सभी को शांत रहना है। शांत मीन्स कि आप सभी को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीक़ा से दिमाग लगाना, ये नहीं कि शोर मचाना है, इससे क्या होता है कि माहौल ख़राब होता है। और राइट एक्सटिंग्विशर, जो भी उसके लिए एक्सटिंग्विशर यदि आप ट्रेंड हैं तो एवैक्यूएट द फायर एंड अनकंट्रोलेबल, यानी कि जब आप सभी एकदम पता चल ही गया है कि हम इसमें नहीं बच सकते हैं, तो एवैक्यूएशन प्रोसेस होता है, आप लोग निकलने का प्रयास करिए। क्या नहीं करना है आप सभी को, डोंट पैनिक यानी घबराना नहीं है। डोंट यूज़ वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल ऑयल और फायर्स। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वायर लग रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना आप सभी को। डोंट ब्लॉक द फायर एग्जिस्ट यानी कि जो भी निकास है, यानी कि आग लगे हुए हैं, कंपनी में आप सभी ने देखा होगा कि इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है। कई बार क्या करते हैं लोग कि इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक करके रखते हैं, उसको कहीं सामान रख दिए, ये सभी आप सभी को नहीं करना है। तो ये आप सभी को फायर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप सभी को याद रखना है, टिप्स मैं दे रहा हूँ। नाउ योर इमरजेंसी एग्जिट यानी कि आप सभी के शॉप फ्लोर के अंदर कहाँ इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है उसको आप लोग जानिए। कीप फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल यानी कि आप सभी एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और फायर से ट्रेनर के द्वारा इसको बताया जाए। डोंट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सॉकेट यानी कि कहीं भी आप सभी को दिखे कि जिस सॉकेट में जितना कैपेसिटी की सॉकेट लगा हुआ है, तो उतना कैपेसिटी, उससे कम कैपेसिटी का ही इस्तेमाल कीजिए। कभी भी ओवरलोड करने का कोशिश ना करें। स्मोकिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि जहाँ भी आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इस प्रकार के सिंबल बना हुआ है तो आप सभी वहाँ पे आप सभी को स्मोकिंग नहीं करना है। मेंटेनिंग गुड हाउस कीपिंग यानी कि प्रॉपर जो साफ़ सफाई रखें, और जो भी हैजार्डस जो है, फायर हैजार्ड है, उनको एलिमिनेट करें। पार्टिसिपेट इन फायर सेफ्टी ट्रेनिंग यानी कि जब भी कंपनी के द्वारा या फिर कहीं भी आप सभी को, जैसे कि मैं आज बता रहा हूँ, तो कृपया करके आप सभी सीखें इसको। आप सभी को इंडस्ट्री में ये चीज़ें यूज़ में आएगा, लाइफ में और इंडस्ट्री में भी। और जो यूनिवर्सल नंबर भी है जैसे कि 1122 इमरजेंसी फायर सर्विस के लिए, और गो टू जब भी आग लगे कंपनी के अंदर इमरजेंसी असेंबली पॉइंट बना होता है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाए। अवेयर टुडे अलाइव टुमारो यानी कि आज जब आप लोग जागरूक होंगे तो कल के दिन को, अपने फ्यूचर को बचा पाएंगे। तो फायर सेफ्टी समझ में आ गया, इसको मैं लिखित फॉर्मेट में भी लाया हूँ, आप लोग समझिएगा। फायर ट्रिंकल में क्या होता है कि फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन मिल करके गर्मी जब उत्पन्न करता है तो क्या होता है, आग लगता है, फायर ट्रिंकल का निर्माण होता है। आग का वर्गीकरण कैसे, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लास ए के अंदर ठोस आग होता है, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा से जो लगने वाले जो है आग क्या आते हैं, क्लास ए के अंदर आते हैं। इसमें जो है हम लोग पानी से आग बुझा सकते हैं, और ABC जो भी
जो फायर एक्सटिंग्विशर आप सभी देखे भी होंगे और मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कहीं भी दिखाऊंगा भी। ABC टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है। तो ABC तीनों टाइप के एक्सटिंग्विशर को क्लास A के फायर को बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लास B के फायर होते हैं जिसमें कि ज्वलनशील द्रव जैसे कि पेट्रोल हो गया, पेंट हो गया, इससे लगने वाले आग क्लास B के अंदर आते हैं। इसको बुझाने के लिए फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर को और CO2 जो एक्सटिंग्विशर है उसको इस्तेमाल करना है जब भी क्लास B टाइप के आग दिखे आपको। क्लास C में जैसे कि LPG गैस वहीं पे नीचे में हो उसके क्लास C में जैसे कि LPG, CNG, इससे लगने वाले गैस से लगने वाले आग जो है क्लास C के अंदर आते हैं। इसको किस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है? सतीश बंद कर दीजिए बाहर से। यहाँ पे आप सभी को ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर आता है, उसको यूज़ करना है बुझाने के लिए। क्लास D मैग्नीशियम, सोडियम धातु से जो भी आग लगते हैं ना, उस क्लास D के अंदर आता है। इसके लिए स्पेशल ड्राई पाउडर आता है, इसको यूज़ करना है। और क्लास E जो है शॉर्ट सर्किट अग्निशामक, शॉर्ट सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल से जो लगने वाले आग होते हैं क्लास C के अंदर। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था क्लास K के फायर जैसे कि होटल्स हो गया, जो भी किचन कुकिंग प्रोडक्ट से आग ऑयल हो गया, इन चीज़ों से जहाँ आग लगता है ये क्लास K के अंदर आता है। इसके अंदर जो मेथड होता है पास का मेथड, पुल, एम टू बेस, स्क्वीज हैंडल, स्वीप साइड टू साइड, ये मैंने आप सभी को बताया है। इसमें जो एक और जो इम्पोर्टेंट है 5E प्रबंधन सिद्धांत, सेफ्टी 5E प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है 5E है ना, तो 5E इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग, मशीनों को सुरक्षित डिजाइन, यानी कि जब भी मशीन बनाया गया है तो मशीन को हमें ऐसे बनाना है ये फायर प्रोटेक्टेड हो। दूसरा ये है एजुकेट करें, हम लोग कर्मचारियों को सुरक्षित परीक्षण और सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। एनफोर्समेंट यानी कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं फायर सेफ्टी और जिस भी चीज़ को लेकर के नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं और उन्हें अवेयर करवाएं। एंथोजियाज्म सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह, लोगों को बताएं और उन्हें इम्पोर्टेंस को समझाएं, जिससे क्या होता है कि लोग जागरूक होते हैं और उनको जानने के प्रयास करते हैं। इवैल्यूएशन सुरक्षा नियमों की नियमित समीक्षा, यानी कि कहीं कोई सेफ्टी फॉल्ट है तो उसको बताना, उसके बारे में रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, ये सभी चीज़ें सेफ्टी के अंदर आते हैं। लाइफ सेविंग रूल जो आप सभी को जीवन बचाने होंगे, यानी कि हमेशा आप सभी को वैलिड परमिट के साथ ही काम करना है। कहीं भी विदाउट लोटो का काम नहीं करना, जहाँ पे लोटो का डिफाइन किया गया है। वर्क एट हाइट सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के अंदर ही जो हाइट पे आप काम करना चाहिए, काम को करना है वही ही काम करना है, अपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगना है। कॉन्फिडेंस स्पेस एंट्री, यानी कि जब भी आप लोग कोई काम करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सभी कई सारे लाइफ सेविंग रूल्स है। 5S हो गया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, लाइन ऑन फायर अवेयरनेस, तो ये सभी चीज़ें लाइफ सेविंग है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो उम्मीद है कि सभी चीज़ें आप सभी को समझ में आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है आप सभी के लिए। समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, एग्ज़ाम इंटरव्यू कहीं भी होता है इंटरव्यू, तो आप इन चीज़ों को सीक्वेंस में जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे यदि आप लोग भी बताएंगे तो आप सभी को इंटरव्यूअर HR इम्प्रेस होंगे और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें लाइफ में हेल्प कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।